फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल वाइटामिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर के आया हूं 2024 का पूर्वालोकन फॉर द सब्जेक्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस का 2024 ये आने वाले आपके यूपी पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो भी एग्जामिनेशन जो आप फ्यूचर में फेस करने वाले हैं जहां पर इंडियन पॉलिटी का पोर्शन है, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो ये वीडियो विल बी द फर्स्ट वीडियो एंड इट इज अ पार्ट ऑफ अ सीरीज। ये एक सीरीज का पार्ट रहेगा। आज मैं बहुत कम चीजें स्टार्ट कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि आई वॉन्ट टू सी योर रिएक्शन कि इफ यू वॉन्ट मी टू कंटिन्यू दिस पर्टिकुलर सीरीज, आपका कमेंट अगर आएगा आई विल कंटिन्यू दिस सीरीज, अदरवाइज दिस विल बी फर्स्ट एंड लास्ट। वरना मैं तो चाहता ही हूं कि कम से कम कमेंट आए सो दैट आई कैन कंप्लीट दिस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज। ठीक है, और जल्द से जल्द कंप्लीट करूंगा। अगर आप इसके इंडेक्स को ढंग से देखेंगे तो यहां पर देख पाएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, जहां पर 18 पेजेस तक है और कुल मिलाकर के पूर्वालोकन में 480 पेजेस तक है। सो इफ आई वांट टू लाइक कंप्लीट दिस पॉलिटी इन 16 डेज और लेस देन 16 डेज, मान करके चलिए अगर 16 डेज में मुझे कंप्लीट करना है, सो मैं 30 पेजेस आपको रूल्स पढ़ाऊंगा या बताऊंगा, समझाऊंगा। 30 पेजेस करते करते आपका 16 डे में पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा पॉलिटी, जिससे बच्चे बहुत ज्यादा घबराते हैं और बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं। वो सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, इंक्लूडिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑल्सो। सो वो चीजें आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी। मैं यही चाहता हूं कि इस 16 डेज में आप आज से ना काउंट करें। आज मैं बहुत 2 ही 3 पेज पढ़ाऊंगा और जिस तरीके से पढ़ाऊंगा, अगर आप चाहेंगे तब जाकर के मैं वीडियो को कंटिन्यू करूंगा, इसकी एक सीरीज लेकर के आऊंगा अगले 16 दिनों में। आई प्रॉमिस की पॉलिटी आपका कंप्लीट हो जाएगा, बट शर्त यह है कि आप लोग कमेंट करें कि मैं इसको आगे कंटिन्यू करूं या रहने दूं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ योर टाइम हम सीधा आगे बढ़ते हैं पहले चैप्टर की ओर, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ये पूरा का पूरा इंग्लिश पीडीएफ है। हिंदी मेरे पास नहीं थी, हिंदी अवेलेबल नहीं था, सो मैंने इंग्लिश का लिया क्योंकि मुझे थोड़ा हिंदी में दिक्कत होती है। ठीक है, सो अब कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया में 2 तरीके से देखेंगे। स्टार्ट कहां से हुआ था? स्टार्ट हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब तक रूल किया, मेन रूल ईस्ट इंडिया कंपनी का कब तक रहा? 1857 तक, जब तक क्रांति नहीं हुई। कौन सी? फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, दैट वाज इन 1857, 1857 की क्रांति। सो वहां तक में ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल रहा और 1857 के बाद में 1858 से लेकर के ब्रिटिश क्राउन रूल आ गया, इंप्लीमेंट हो गया और ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से हटा दिया गया। पूरी मतलब इन द सेंस थोड़ा बहुत उसका पोर्शन बचा था जस्ट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री पर्पस के लिए, बाकी पूरा का पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो चुका था। अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो यहां पर 1773 से 1853 तक लिखा है। क्यों? क्योंकि 1853 में ही लगभग मतलब 1850 जैसे 1851 1852 स्टार्ट हुआ, वैसे ही हर जगह पर चिंगारियां लगनी शुरू हो गई थी। चिंगारियां मतलब इन द सेंस कि अब हम नहीं सह पाएंगे, ऐसी वाली सिचुएशन आ गई थी। सो 1773 से 1853 तक में प्योरली आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल रहा एंड देन 1857 की जब मेन पूरी की पूरी क्रांति का शुरुआत हुई और दमन भी हो गया, तो फिर उसके बाद आपका ब्रिटिश क्राउन रूल की स्थापना हुई, मतलब ब्रिटिश क्राउन की हुकूमत शुरू हो गई इंडिया पर। ठीक है, सो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर जो रूल था और जो ब्रिटिश क्राउन के अंडर में रूल था। ओके, सो अब हम बात करेंगे एक एक पॉइंट को लेकर के, ताकि आप लोगों की कंफ्यूजन्स भी दूर हो सके, पॉइंट्स भी आप समझें और चीजों को अच्छी तरीके से आप समझ पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला एक्ट जो आप लोगों को याद रखना है और जो आप लोगों को पढ़ना है वो है आपका रेगुलेटिंग एक्ट। सो रेगुलेटिंग एक्ट वॉज नथिंग बट, let me just zoom it out. Yes, now I think so it is visible to all. Yes, so regulating act of 1773. now regulating act के तहत में हुआ क्या? regulating act के तहत में ये हुआ कि 1773 में जो गवर्नर जनरल थे, गवर्नर ऑफ बंगाल थे, कौन था उस वक्त? वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल था, जिसको जो बोलना बोलो भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं। सो गवर्नर जनरल उस वक्त कौन था? वॉरेन हेस्टिंग
एंड दैट गवर्नर वाज कन्वर्टेड टू, पोस्ट उनकी चेंज हो गई, दैट कन्वर्टेड टू गवर्नर जनरल। सो गवर्नर थे, नाउ गवर्नर जनरल। और ये गवर्नर जनरल कहां के बने? ये बंगाल के बने। ये कहां के बने? बंगाल के बने। बंगाल के बनने के साथ में क्या हुआ कि जो दो और प्रेसिडेंसीज थी, एक बॉम्बे की और एक मद्रास की, ये दोनों प्रेसिडेंसीज की जो पावर थी ये कम हो गई एज कंपेरिजन टू बंगाल के। सो द मोस्ट पावरफुल सेंटर वाज बंगाल, और जो दूसरी जो प्रेसिडेंसीज थी लाइक बॉम्बे एंड मद्रास, वो उनका क्या हो गया? उनका वजूद थोड़ा सा कम हो गया, उनके पास पावर्स बहुत ज्यादा कम हो गई। ठीक है। सो गवर्नर जनरल वाज प्रोवाइडेड विथ एग्जीक्यूटिव काउंसिल 1773 में ही, क्योंकि पहले गवर्नर थे, नाउ द पोस्ट वाज चेंज टू गवर्नर जनरल। नाउ गवर्नर जनरल को दिया गया था क्या? फोर मेंबर की एक काउंसिल दिया गया था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। नाउ दिस एग्जीक्यूटिव काउंसिल ये इनको सजेस्ट करता था गवर्नर जनरल को कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मान लीजिए दो लोगों ने यस कहा और दो लोगों ने नो कहा, ठीक है, दो लोगों ने यस कहा और दो लोगों ने नो कहा, तो अगर टाई की सिचुएशन आती थी तो गवर्नर जनरल अपनी पावर का यूज करता था एंड देन इट कैन रिजॉल्व दैट पर्टिकुलर थिंग। ठीक है। सो गवर्नर जनरल वाज प्रोवाइडेड विथ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 टू असिस्ट मिलिट्री एंड नॉन मिलिट्री डिसीजंस के लिए। नाउ गवर्नर जनरल कुड वोट, कब वोट कर सकता था? ओनली इन अ केस ऑफ टाई, ओनली इन अ केस ऑफ टाई। एक बहुत ही खूबसूरत चीज हुई कि पहला सुप्रीम कोर्ट जो कि स्टैब्लिश हुआ फोर्ट विलियम्स में कलकत्ता, अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट ओनली, दैट इज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। 1774 में पूरा का पूरा बन गया था। ठीक है। सो एक्ट प्रोहिबिटेड, इस एक्ट ने क्या किया? इस एक्ट ने प्रोहिबिट किया उन लोगों को, उन मुलाजिमों को ईस्ट इंडिया कंपनी के, जो कि प्राइवेट ट्रेड में भी पार्टिसिपेट करते थे और साथ में क्या गिफ्ट भी एक्सेप्ट करते थे, ब्राइब्स भी एक्सेप्ट करते थे फ्रॉम इंडियंस। क्यों हुआ ये कि जो यहां से जाता था ब्रिटेन वापस, उसके पास इतना दौलत, इतनी धन संपदा इतनी ज्यादा आ जाती थी कि लोग उसको देख करके सोचने लगे कि ऐसा क्या हो क्या रहा है इंडिया में, दैट पोर्ट्रे द ब्रिटिश गवर्नमेंट नॉट सो गुड। वो अच्छी तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट दिख नहीं रहा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की कोई पावर भी है ईस्ट इंडिया कंपनी पर। दैट्स व्हाई थोड़ा बहुत ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस आना शुरू हो गया था फ्रॉम द रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट मतलब रेगुलेट करना, चीजों को मेंटेन करना कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी तुम ऐसे नहीं, तुम ऐसे चलो। ठीक है। सो उसी के लिए क्या हुआ कि एक्ट ने क्या किया? प्रोहिबिट कर दिया कि भाई कोई भी ऐसा कुछ अपना प्राइवेट ट्रेड नहीं स्टार्ट करेगा, ना ही कोई गिफ्ट एक्सेप्ट करेगा, ना ही कोई ब्राइब वगैरह एक्सेप्ट करेगा फ्रॉम इंडियंस। ठीक है। ओके। नाउ जो इसमें जो 4 काउंसिल दिया था, दैट इज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ब्रिटिश गवर्नमेंट स्ट्रेंथन द कंट्रोल ओवर द कंपनी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या दिया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। नाउ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करता था? रेवेन्यू, पैसा, सिविल मैटर्स और मिलिट्री अफेयर्स को सीधा रिपोर्ट करता था, किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। नाउ ये आई थिंक समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या? इंपॉर्टेंट चीजें जो कि याद रखने वाली है कि 1773 में हुआ क्या? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में भाई गवर्नर जो था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल पहला कौन था? पहला था वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल बंगाल के। तो बंगाल में क्या हुआ? बंगाल की पावर ज्यादा बढ़ गई और जो बॉम्बे और मद्रास थे उसकी पावर क्या होगी? कम हो गई। बंगाल की पावर ज्यादा हो गई। नेक्स्ट बिग थिंग कि गवर्नर जनरल को क्या किया गया? गवर्नर जनरल को पावर दिया गया, इनके साथ में इनको एक 4 मेंबर की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल दिया गया। 4 मेंबर सजेस्ट कर सकते थे। गवर्नर जनरल की वोटिंग कब होगी? जब कभी भी टाई की सिचुएशन आएगी। एक और चीज, सुप्रीम कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट हुई 1774 में। कहां पर हुई? फोर्ट विलियम्स, कोलकाता में, कलकत्ता में। ठीक है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्टैब्लिशमेंट किया ताकि वो रिपोर्ट कर सके रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स को रिपोर्ट कर सके। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। नाउ पिट्स इंडिया एक्ट के तहत में एक और काउंसिल का गठन हुआ, वो था आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ठीक है। पहले कौन सा था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे 1773 तक। नाउ एक नया एक एस्टैब्लिश हुआ, दैट वाज बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो पहली बार डिस्टिंग्विश किया गया कि भाई तुम ये काम करोगे और ये वाला पर्सन ये काम करेगा। क्लियर कट तरीके से डिस्टिंग्विश किया गया कि भाई कॉमर्शियल काम कौन संभालेगा और पॉलिटिकल फंक्शन कौन संभालेगा, पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी कौन संभालेगा और कॉमर्शियल पर्पस कौन संभालेगा। सो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने क्या किया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल
पॉलिटिकल मैटर को संभाला और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कॉमर्शियल अफेयर को संभाला। कैसे याद रखना है, बहुत बच्चे इसको लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे याद कैसे रखना है, कई बार कंफ्यूजन बढ़ जाती है। याद ऐसे रखना है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर स्टार्ट फ्रॉम सी, मतलब क्या होगा, जो स्टार्ट हो रहा है सी से, सो वो क्या हो जाएगा, कॉमर्शियल अफेयर्स के लिए हो जाएगा। बाकी बोर्ड ऑफ कंट्रोल दूसरा कौन सा हो जाएगा, दूसरा पॉलिटिकल के लिए हो जाएगा ना। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने मेंबर्स थे, इस बात को भी याद रखिएगा, 6 पीपल वर देयर। ठीक है। नेक्स्ट, द एक्ट ऑफ 1786 की बात करेंगे तो 1786 में गवर्नर जनरल को और ज्यादा पावर दे दिया गया। नाउ ही कैन ओवर रूल हिज काउंसिल, चाहे टाई हो चाहे ना टाई हो, अगर मन किया गवर्नर जनरल का तो वो अपने मन मर्जी का काम करेगा, अदरवाइज अगर मन नहीं किया तो वो काम नहीं करेगा, ऐसा कुछ सिचुएशन। ठीक है। सो इन मैटर्स, कौन कौन से मैटर में, सेफ्टी, पीस और इंटरेस्ट, और इसी के नाम पर इंडिया में बहुत ज्यादा चीजें गड़बड़ होने लगी थी, वो तो पहले से ही होने लगी थी। ठीक है ना। गवर्नर जनरल को पावर दिया गया कौन सा, कमांडर इन चीफ का। गवर्नर जनरल को कौन सा पावर दिया गया, कमांडर इन चीफ का ना। पहला जो गवर्नर जनरल जिसको ये पावर का मजा मिला, जो एंजॉयमेंट मिला, वो कौन था, वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। अभी तक हमने 2 लोगों का नाम जाने, एक तो वॉरेन हेस्टिंग जो कि पहले गवर्नर जनरल बने, और गवर्नर जनरल कौन, जो जिसने सारे पावर्स का एंजॉयमेंट किया, वो कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नाउ नेक्स्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। नाउ चार्टर एक्ट से 20-20 साल का वो शुरू होगा, क्योंकि क्या हो रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो अच्छा खासा व्यापार कर रही थी, पैसा बहुत ज्यादा कमा रही थी, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास में उतना कुछ जा नहीं रहा था। इसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अच्छा खासा रूल्स इंपोज करना शुरू कर दिए। अब चार्टर एक्ट से जो इंटरफेरेंस रहेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, वो ज्यादा बढ़ जाएगी एज कंपेरिजन टू प्रीवियस। चार्टर एक्ट ऑफ 1793, अब 20-20 साल का अंतर रहेगा। सो चार्टर एक्ट ऑफ 1793 है, उसके बाद 1813 आ जाएगा। ठीक है। सो चार्टर एक्ट ने क्या किया कि ठीक है, तुम और 20 साल तक ट्रेड कर सकते हो, और 20 साल तक ट्रेड कर सकते हो। बात समझ में आई। उसके बाद 1813, 1813 में क्या हुआ, 1813 में पहली बार प्रोविजन बिठाया गया 1 लाख रुपए का पर ईयर एजुकेशन ऑफ, किसके एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन, इंडियंस की एजुकेशन के लिए। ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ रही। कब हुआ, 1813 में। नेक्स्ट, इसके साथ में 1813 में पूरी तरीके से आपका व्यापार जो था, पूरी तरीके से जो व्यापार था, कौन सा व्यापार, जो ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी, पूरी तरीके का जो ट्रेड था वो पूरी तरीके से क्या हुआ, खत्म हो गया। बस 2 चीजें बची थी। 2 चीजें कौन सी, चाय और चीन। चाय का ट्रेड और चीन के साथ में होने वाले ट्रेड को छोड़ करके बाकी पूरा का पूरा ट्रेड ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी, वो मोनोपोली को खत्म किया गया। मोनोपोली मतलब अब केवल और केवल ईस्ट इंडिया ही इंडिया में व्यापार करे, ऐसा नहीं था, कोई भी कर सकता था, ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई भी कर सकता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी किस में कर सकती थी 1813 तक में, 1813 तक में वो चाय, मतलब 1813 के बाद तक में, 1813 से बाद तक में वो चाय और चीन के साथ ट्रेड कर सकती थी, और किसी के साथ भी ट्रेड नहीं कर सकती थी। मोनोपोली उसकी पूरी पूरी खत्म हो गई। नेक्स्ट, चार्टर एक्ट अभी भी किसमें बना था, चाय और चीन के साथ जो ट्रेड था वो उसमें मोनोपोली मतलब पूरा मतलब एक तरफा केवल और केवल कौन ट्रेड कर सकता था, ईस्ट इंडिया कंपनी। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के बारे में अगर बात करेंगे, 1833 में क्या हुआ, 1833 में पहली बार 1833 में जो गवर्नर जनरल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, पहले थे आपके वॉरेन हेस्टिंग। नाउ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और इन्होंने क्या किया, इट एंडेड, दिस पर्टिकुलर एक्ट एंडेड कंप्लीट, पूरी तरीके से चाय और चीन का भी जो मोनोपोली थी वो भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से खत्म हो गई। बस एक काम बचा, वो था आपका एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, बस और बस यही बची उसकी। ठीक है। एक लीगल मेंबर को ऐड किया गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और एक लीगल मेंबर कौन थे, मैकॉले। और मैकॉले ने इंडियन एजुकेशन सिस्टम के लिए पहली बार मुहिम चलाई थी कह सकते हैं, या पहली बार इनिशिएटिव दिया था कि जो हायर एजुकेशन होनी चाहिए इंडिया में, हायर एजुकेशन शुड ओनली बी इन इंग्लिश। किसका कहना था, मैकॉले का। लास्ट जो था चार्टर एक्ट 1853, चार्टर एक्ट 1853 के तहत में क्या हुआ कि एक सेपरेट इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल का निर्माण हुआ, सेपरेट इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। और पहली बार सिविल सर्वेंट
का जो एग्जामिनेशन होता है सिविल सर्विसेज का, वो कंपटीशन को पूरी तरीके से क्या किया गया, पूरी तरीके से ओपन रख दिया गया, पूरी तरीके से दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन इज नाउ ओपन टू ऑल इंडियंस ऑल्सो। पहली बार ऐसा हुआ, ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम फॉर द सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट। ठीक है, सो 1853 सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को गवर्नर जनरल का। पहले गवर्नर जनरल बहुत पावर, उसके बाद क्या हो गया, क्लियर कट तरीके से क्या किया गया, सेपरेट कर दिया गया कि जो गवर्नर जनरल काउंसिल के फंक्शन को, कि कुछ लोग लेजिस्लेटिव देखेंगे, कुछ लोग एग्जीक्यूटिव देखेंगे। इट इस्टैब्लिश एक इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, बात याद रखिएगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल पहली बार निर्माण हुआ और जिसमें ओपन कंपटीशन हुआ, किसका, सिविल सर्वेंट परीक्षा के लिए ओपन कंपटीशन का इंट्रोडक्शन हुआ। अब यहां तक तो थी मेन कॉन्सेप्ट की बातें। अब इसके लिए, इसके बाद हम लोग करते हैं क्या, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं सीधा का सीधा क्वेश्चन पे। नाउ पहला क्वेश्चन जो है दैट इज योर, which of the following act, in which of the following act the provision was made establishment of supreme court। मैंने बोला establishment of supreme court का, supreme court was first established 1773 में। कहां पर establish हुआ, फोर्ट विलियम्स कलकत्ता। 1774 तक पूरी तरीके से establish हो गया। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, एलिजा इम्पे, इम्पे या एमपे जो बोलना बोलिए, एलिजा इम्पे was the first chief justice of supreme court। इस बात को याद रखिए, एलिजा इम्पे was the first chief justice of the supreme court। Now, next question, with reference to the establishment of Supreme Court at Calcutta was established by the Regulating Act 1773। सही बात। And Leicester was the first Chief Justice। नहीं, correct answer is Eliza MP was the first Chief Justice of Supreme Court। आइए next question पे जम कर मैच करना है। Establishment of Board of Control कब हुआ, Establishment of Supreme Court, Permission to English Missionary Work, Permission to English Missionary Work एंड अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ मेंबर इन गवर्नर जनरल काउंसिल। अगर दोनों की बात करेंगे तो देखिए सबसे पहले जो आसान सा दिख रहा है, जो कि आपके दिमाग में पहले से ही स्ट्राइक, मतलब बहुत आसानी के साथ स्ट्राइक करेगा, वो कौन सा स्ट्राइक करेगा कि सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कब बना भाई, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ये तो क्लियर है। नेक्स्ट, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल अगर देखेंगे तो वो कौन सा होगा, वो था आपका 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत में। और अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ मेंबर इन गवर्नर जनरल काउंसिल ये कब हुआ, ये हुआ आपका अंतिम में, चार्टर एक्ट 1833 में। ठीक है, मतलब क्या है कि आपको चीजें पकड़नी है कि कौन सी चीजें आपको अच्छी तरीके से याद है, किस सीरीज में आपने याद किया। सुप्रीम कोर्ट पहला एस्टैब्लिशमेंट हो गया, रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसको संभालता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल आपकी पॉलिटिकल चीजों को संभालता था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किसको संभालता था, कॉमर्शियल पर्पज को संभालता था, कॉमर्शियल जो भी फीचर्स थे उन सबको संभालता था। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी। बी में क्या है, 2, 1 एंड 3 एंड 4। सो 2 क्या है आपका, देखिए पिट्स रेगुलेटिंग एक्ट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। पिट्स इंडिया एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की एस्टैब्लिशमेंट हुई। चार्टर एक्ट 1813 में इंग्लिश मिशनरियों को एक परमिशन मिल गई। एंड 1833 में क्या हुआ, लॉ मेंबर इन गवर्नर जनरल काउंसिल की बात हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। चार्टर एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन ऑफ इंडिया। चार्टर एक्ट 1813, जनरल कमेटी पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी। ना ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी ये थी कि कुछ लोग सोचते थे कि ओरिएंटल टाइप का हो, ओरिएंटेशन टाइप का हो, मतलब इन द सेंस कि जो इंडिया की जो पहले से ट्रेडिशन चल रहा है पढ़ाने का उसी के ऊपर हो। और एंग्लिसिस्ट वाले ये चाहते थे कि वेस्टर्न का पूरा आपका वेस्टर्न तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम चले एजुकेशन का। ठीक है, नो डाउट चार्टर एक्ट 1813 में क्या हुआ था, 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था। 1 लाख रुपए इंडियन एजुकेशन सिस्टम के लिए था, 1 लाख एवरी ईयर फॉर द एजुकेशन ऑफ इंडियंस। ठीक है, नेक्स्ट जो था, जो कि आपका ओरिएंटलिस्ट और इंग्लिसिस्ट वाला बात है, वहां पर आपके 3 लोगों का नाम है। एक तो प्रिंसेप, एच.टी. प्रिंसेप और एच.एच. विल्सन। इन्होंने कौन सा किया, ओरिएंटलिस्ट एजुकेशन का। और एंग्लिसिस्ट में चार्ल्स ट्रेवेलियन थे, इन्होंने एडवोकेट किया कि वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। और कब, ड्यूरिंग द रूल ऑफ गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड मैकॉले ने क्या कहा कि इंग्लिश लैंग्वेज वाज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम फॉर हायर एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट अगर आगे बढ़ते हैं, बाय विच एक्ट द ब्रिटिश पार्लियामेंट हैड अबॉलिश्ड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ना देखिए यहां पर अबॉलिश्ड बोला गया, पूरी तरीके से अबॉलिश्ड मतलब अबॉलिश कर दिया गया
ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड को एक्सेप्ट टी एंड चाइना, मैंने बोला चाय और चीन को छोड़ के, कब? 1813 में। 1813 में चाय और चीन को छोड़ के बाकी जितनी मोनोपोली, जितना भी इनका व्यापार था उन पर रोक लगा दी गई, मोनोपोली को खत्म कर दिया गया और उसके बाद 1833 में जाकर के पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया था। नाउ विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट अबॉलिश्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया? मोनोपोली को शुरुआत में कौन खत्म किया, अबॉलिश कौन किया? 1813 में, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी। आप सोचेंगे पूरी तरीके से खत्म, पूरी तरीके से नहीं, शुरुआत कहां से हो गई ये पूछा गया है, ठीक है, अबॉलिश करना शुरू हुआ, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 1813 का, इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर द ट्रेड इन टी एंड चाइना, करेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। It asserted the sovereignty of British Crown over Indian territories held by the company, correct. Then उसके बाद आपका the revenues of India were now controlled by the British Parliament. Now this statement is wrong. Now revenue जो था, revenue collection कब जाकर के ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर में पूरी तरीके से अब वो है 1858 की, क्यों? तब पूरा का पूरा क्राउन का रूल आ गया था। सो ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एबॉलिश्ड, ये तो सही था स्टेटमेंट। नेक्स्ट जो थर्ड स्टेटमेंट था वो था द इंडियन रेवेन्यू वॉज ब्रॉट अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट थ्रू द एक्ट ऑफ 1858, ठीक है, क्लियर बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच एक्ट ऑफ द फॉर द फर्स्ट टाइम मेड इट पॉसिबल फॉर इंडियंस टू टेक सम शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंट्री? सम शेयर मतलब शुरुआत हुई कब हुआ? वो हुआ आपका 1833 से। 1833 में ही आपको याद रखना सेक्शन 87 जो कि इंपॉर्टेंट था, सेक्शन 87 ने ही क्या किया कि नो पर्सन ऑफ इंडिया, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, कहीं पर भी पैदा हुआ हो, कोई भी डिसेंट का हो, कोई भी कलर का हो, इसके चलते उसको कोई भी आप डिबार नहीं किया जाएगा पोस्ट से, ठीक है। दिस प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इन द फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो आज के लिए मैं बस इतना ही पढ़ाऊंगा। एक्ट पास्ड अंडर ब्रिटिश क्राउन, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूं कि हाउ मच यू आर इंटरेस्टेड और कितना ज्यादा आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर वीडियो पूरी कंप्लीट सीरीज को लेकर के आऊं। सो इन केस अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है, सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, भाई लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूं, सो कमेंट करिएगा, ठीक है। योर कमेंट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल, क्यों? मुझे मोटिवेट करने के लिए कि मैं और वीडियोस ले करके आऊं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरा का पूरा इंडियन पॉलिटी के पूर्वालोकन खत्म कर दूं, सो मेक श्योर करिए कि कमेंट करिएगा, ठीक है। जो कमेंट का मैं वेट करता हूं बेसब्री से, मैं चाहता हूं कि मैं कवर कर दूं और आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहे ये चीजें। इसके लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज मेक श्योर करिए, कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप लोग ने चाहा तो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, प्रिपरेशन अच्छे से करिए। याद रखिए जितने ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, योर चांसेस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड विल बी मच मोर, बहुत ज्यादा हो जाएंगे, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आ जाएगा, आप खुद देखेंगे उस चीज को, ठीक है। सो इसी चीज को के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।